हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स की क्लास पूरी हो गई है। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन द यूट्यूब चैनल वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अखिलेश। और आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। हमारी मोस्टली रेगुलर क्लासेज होंगी। नर्सिंग के ऊपर सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे ऐड होते रहिए और बाकी के लोगों को भी बता दें आप। तो अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स वीक रहते हैं। बेटा क्यों वीक रहते हैं? क्योंकि उनको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या फिर वो खुद बनाना नहीं आता उनको कि नर्सिंग प्रोसेस कैसे बनाया जाता है। नर्सिंग प्रोसेस की जब बात करते हैं, आप किताब को एक साइड में रख दीजिए, ये बुक भी मैंने इधर रख दी। अब हम जब नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? तो जब नर्सिंग प्रोसेस मींस इट्स अ प्रोसेस ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। अब एक डेफिनेशन की यदि बात करें तो हम एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ नर्सिंग सर्विसेज टू प्रोवाइड ए हेल्पलेस पेशेंट टू इंप्रूव हर हेल्थ स्टेटस। एक ऐसा पेशेंट जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता, जो हेल्पलेस है, उसको हम जो हमारी तरफ से जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेस पे वो पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होगी, उसको बोला जाता है बेटा नर्सिंग प्रोसेस। जब नर्सिंग प्रोसेस की बात आती है बेटा, तो इसमें सबसे पहले जो एक टॉपिक आता है बेटा, वो आता है असेसमेंट। आप लोग सीरियसली ध्यान से सुनना। असेसमेंट, असेसमेंट पहला जो नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक आता है, बहुत बढ़िया मजे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस अकेली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेडिकल सर्जिकल के अंदर इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक के अंदर इंपॉर्टेंट है, साइकेट्री में भी नर्सिंग प्रोसेस पूछा जाता है, यहां तक कम्युनिटी में भी पूछ लेते हैं कि डायरिया का नर्सिंग मैनेजमेंट बताओ या नर्सिंग केयर प्लान बताओ। कुछ लोग इसे नर्सिंग केयर प्लान भी बोल देते हैं, है ना। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले जो चीज आती है असेसमेंट। असेसमेंट मींस टू असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इस असेसमेंट के दो क्राइटेरिया होते हैं बेटा। एक तो क्राइटेरिया होता है सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। अब आपको ये खुद ये शब्द बोल रहे, सब्जेक्टिव मींस सब्जेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब है व्हाट पेशेंट सेज, व्हाट पेशेंट सेज। मरीज क्या कह रहा है वो आएगा सब्जेक्टिव डाटा। मरीज ने बोला मुझे खांसी हो रही है, मुझे जुकाम हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे नोजिया फीलिंग हो रही है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। जो भी मरीज जो चीज बोलेगा वो सेम टू सेम यहां लिखी जाएगी। जैसे मरीज ने बोला चक्कर आना, तो आप ये नहीं कि आप हिंदी में लिख दो चक्कर आना, आप उसे इंग्लिश में करेंगे। चक्कर मींस पेशेंट फील वर्टिगो, पेशेंट फील पेन, पेशेंट फील फीवर, मलेज वीक, मलेज वीकनेस। जो भी सिम्टम्स पेशेंट बताएगा बेटा, वो आएगा सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन यदि बीच में हो तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन बाद में ये मत कहना कि ये चीज समझ में नहीं आई। जब बेटा सब्जेक्टिव डाटा क्लियर हो, अब आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव मींस हम एज ए नर्स व्हाट वी फील। ऑब्जेक्टिव डाटा मींस होता है बेटा व्हाट वी फील। वी फील मींस हमने थर्मामीटर से चेक किया तो टेम्परेचर निकला उसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने उसे चेस्ट को स्टेथोस्कोप से सुना तो एक साउंड आई, व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट। व्हीजिंग साउंड मींस जब हमने स्टेथोस्कोप हमारे कान पे लगा के जब हमने सुना तो हमें सुनाई दी व्हीजिंग साउंड। मींस हमें बता रहे कि इसके फेफड़ों के अंदर कुछ म्यूकस जमा है। अब नेक्स्ट, अब हम इसमें यह भी लिख सकते हैं पेशेंट हमें डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, कि उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है। पेशेंट को हमें येलोइश दिखाई दे रहा है, या जिसको जॉइंडिस भी बोल सकते हैं, जॉइंडिस लुक। मींस जो हमें बेटा, यहां लैब इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हो रही, यहां सिर्फ असेसमेंट हो रहा है। जो हम पेशेंट को देख के असेसमेंट कर रहे हैं, यह हुआ हमारा असेसमेंट। समझ में आया बेटी? क्षमा, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ये इंक्लूड होते हैं असेसमेंट के अंदर।
ये चीज क्लियर हुई भाई? किसी के अंदर कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट के बाद क्या चीज आती है। लिख लिया? राइट डाउन करते जाओ शॉर्ट शॉर्ट में, ब्रीफली। आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाद में नहीं आया, आप मेरे से 1000 बार पूछो, 100 बार पूछो, ये वीडियो बन के ग्रुप में डल जाएगी, एग्जाम टाइम पे देखो, दोस्तों को बताओ, बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। एग्जाम में जाओगे देने तो मैं डिजीज कंडीशन का बना के बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी तुम्हें नर्सिंग केयर प्लान में झुकना नहीं पड़ेगा और पढ़ना नहीं पड़ेगा। तरीका है बस, टेक्निक। असेसमेंट के बाद बेटा पहला वर्ड हो गया हमारा असेसमेंट। दूसरा जो वर्ड आता है बेटा हमारा, वो आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। जो दूसरा हमारा होता है बेटा, वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे बेटा मेडिकल में एमबीबीएस के बाद, एमबीबीएस में जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है पेशेंट कंडीशन अस्थमा, ऐसे ही हम पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं कि उस पेशेंट को क्या है। जैसे उस मरीज ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, तो डर लग रहा है मींस डर को इंग्लिश में बोलेंगे फियर। क्यों लग रहा है? बोला जी डिजीज कंडीशन के कारण, फियर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ये उसका पहला डायग्नोसिस बना। दूसरा जो डायग्नोसिस उसने बताया जी मुझे नोजिया फीलिंग हो रही है, या उसने बताया मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो एब्डोमिनल पेन मींस हम उसे दूसरा डायग्नोसिस बनाएंगे, एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू किस कारण हो रहा है? गैसियस डिस्टेंशन हो रहा है, या अंदर से कोई उसको डायरिया हुआ है, या जिस कारण से हुआ उसको रिलेटेड टू करेंगे। जैसे उसका रिलेटेड टू करा हमने गैसियस डिस्टेंशन। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा, हम डायग्नोसिस किसी भी डिजीज कंडीशन के लिए, मरीज ने बोला कि मेरे जुकाम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसे। मरीज ने बोला मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे इंग्लिश में? ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब आप उसे देखोगे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी किस कारण हो रही है। या तो उसको जुकाम में म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो गई है, जिसके कारण उसको जुकाम हो रहा है या कोराइजा हो रहा है, ये हो सकता है। या एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है, या एक्सेसिव म्यूकस प्लग फॉर्म हो सकता है नोज के अंदर। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू हम जो कारण है वो लिख देंगे बेटा, जैसे एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि भाई हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। बेटे समझ में आया? ये है ना एग्जांपल की बात। अब बेटी देखो, 2-3 डिजीज कंडीशन, 2-3 डायग्नोसिस तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं जो आप हर डिजीज कंडीशन में लिख सकते हो। पहला जो होता है, एक तो नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? हर एक मरीज को, हर एक पेशेंट की नॉलेज कम होती है। हर एक पेशेंट की नॉलेज कम होती है, जिसके कारण पेशेंट के माइंड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती है, और वो बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चन के अंदर डूबा रहता है। समझ में आ रहा है? मजे से आ रहा है? कोई दिक्कत? मैं पूछूंगा क्वेश्चन, याद रखना। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ये हो गए। फियर हो गया। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन हो उस पेशेंट को एंजाइटी होगी। अरे भाई होगी क्या एंजाइटी नहीं होगी? आपको यदि फीवर भी हो गया तो उसमें भी आपको एंजाइटी होगी। आपको डायरिया होगा तो भी एंजाइटी होगी। अरे यार क्या पता कोई इन्फेक्शन ना निकल जाए, कोई पेट में दर्द ना निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, क्या करें कैसे करें, ये एक आपको एंजाइटी होगी ना। तो बेटा जब आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो तो फियर, नॉलेज डेफिसिट और एंजाइटी तो आप कॉमनली सब में लिख सकते हो। पर जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हो या किसी डिजीज कंडीशन की बात करते हो, जैसे अस्थमा की बात आती है, तो आपको पता है अस्थमा में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है।
तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कर सकते हो, या इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन कर सकते हो, या इन्फ्लेम्ड गॉलब्लैडर सेल कर सकते हो। या यदि आप कार्डियक सिस्टम की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो एंजाइना, एंजाइना मींस पेन रिलेटेड टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन मायोकार्डियल टिश्यूज। टिश्यू डेथ रिलेटेड टू इस्चीमिया, इस्चीमिया रिलेटेड टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, या इस्चीमिया रिलेटेड या हाइपोक्सिया रिलेटेड टू इस्चीमिया। बेटा कहने का देखो सबसे बड़ा तर्क बता रहा हूं, कोई नहीं बता पाएगा आपको, मैं बता रहा हूं जो साइन एंड सिम्टम है उसको कॉज के साथ रिलेटेड करके ये डायग्नोसिस बनता है। समझ में आया भाई जी? मजा आ गया। इसके बाद ये डायग्नोसिस हुए हमारे क्लियर। अब इस डायग्नोसिस के बाद जब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं भाई कि नर्सिंग डायग्नोसिस, अब बेटा एक चीज और भूल गया था मैं, सॉरी, नर्सिंग डायग्नोसिस में बताने को आपको कि नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा एबीसी की प्रायोरिटी पे बनाया जाता है। एबीसी, ए मींस एयरवे, बी मींस ब्रीदिंग, सी मींस सर्कुलेशन, सी मींस सर्कुलेशन। हमेशा यदि कोई डिजीज कंडीशन आपके पास आती है तो पहली प्रायोरिटी, पहला उसका जो डायग्नोसिस है वो एयरवे क्लियर होना चाहिए। जैसे कई बार एग्जाम में दिया, एक पेशेंट हमारे पास आया है, ही गेट एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रोला चढ़ गया उसके ऊपर, ट्रोला चढ़ने से उसके हाथ कट गया, खून निकल रहे और उसके सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसे। अब वो मरीज हमारे यहां पे आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, नोट सेट एम्स और ये जब इन चीजों में अप्लाई करते हैं ना, क्वेश्चन जब आते हैं, आजकल प्रायोरिटाइज क्वेश्चन आते हैं, वहां पे कॉमनली पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे गवर्नमेंट के कंपटीशन में। और पता है वहां सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एबीसी याद रखना है बस। पहली प्रायोरिटी ए, दूसरी बी, तीसरी सी। उसमें पूछता है एज ए नर्स, एज ए नर्स आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? तो एज ए नर्स आप देख लो ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई चीज तो नहीं है वहां पे, क्योंकि एज ए नर्स हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? ब्रीदिंग को क्लियर करना, ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल लाना। दूसरी होगी रेस्पिरेशन, या नहीं, पहली होगी एयरवे को क्लियर करना, दूसरी होगी ब्रीदिंग को क्लियर करना, और सर्कुलेशन, एयरवे को, यदि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है हमें देखना है एयरवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ब्रीदिंग नॉर्मल है, देन वी विल गो ऑन द सर्कुलेशन। उसके बाद देखेंगे फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, लंगड़ा हो गया, विकलांग हो गया, हड्डी टूट गई, बुखार आ गया, चीख आ गई, मिट्टी घुस गई, सूसू निकल गए, पोटी निकल गई, ये हम सब बाद के ऑप्शन देखेंगे। पहली प्रायोरिटी एयरवे शुड बी क्लियर। आप यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, आपको कोई मरीज मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ, सबसे पहले उसका एयरवे चेक करो, क्योंकि एयरवे उसका कंटिन्यू है तो आप उस पेशेंट को बचा लोगे। समझ में आया? तो एज ए नर्स नर्सिंग प्रोसेस के अंदर भी एयरवे क्लियर होना चाहिए। दूसरा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। करे समझ में आ रहा है? आई विल आस्क यू अगेन मैन। नेक्स्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन शुड बी नॉर्मल। आप इन चीजों को रिपीट करो यार, बार बार रिपीट करो, मजे से पढ़ो इसको। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप जब इसको घर पे जाओ बार बार रिवाइज करो, पढ़ो। नर्सिंग प्रोसेस एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में परेशान होते हैं। ये डायग्नोसिस समझ में आया? प्रायोरिटाइज वे पे पहले डायग्नोसिस एयरवे करेंगे, दूसरे ब्रीदिंग, तीसरे सर्कुलेशन। बाकी नॉलेज डेफिसिट, फियर, एंजाइटी, ये तो एक दो हम लास्ट में सप्लीमेंट में घुसेड़ देंगे। समझ में आया बेटा? जब अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी डायग्नोसिस के बाद में, वो आती है गोल। वो क्या आती है बेटा? गोल। गोल क्या होते? हर चीज के दो गोल होते हैं बेटे। एक गोल कौन सा होता है? एसटीजी, जिसको हम क्या बोलते? शॉर्ट टर्म गोल। कितना बढ़िया लिखा है देखो, शॉर्ट टर्म गोल। दूसरे जो गोल होता है वो होता है एलटीजी, जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल। समझ में आया बेटा? लॉन्ग टर्म गोल। अब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नेहा हियर माय बर्ड्स, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं।
हम पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले हमारा डायग्नोसिस बना ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, मतलब डिजीज के कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो हमारा पहला क्या होगा शॉर्ट टर्म गोल? शॉर्ट टर्म गोल में हम लिखेंगे क्लियर द एयरवे ऑफ द पेशेंट, मींस शॉर्ट टर्म, तुरंत ही हमें क्या करना है कि उसका सांस लेना नॉर्मल हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लियर द एयरवे ऑफ द पेशेंट। और लॉन्ग टर्म गोल को हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म गोल में लंबा गोल क्या होगा? पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसको दोबारा ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो, और यदि उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो वो उससे फ्री हो जाए। ये चीज समझ में आई बेटे? अब किसी भी डिजीज कंडीशन को ले लो बेटा, हर डिजीज कंडीशन के शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जैसे आपने लिया एंजाइना, पेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा आपका? एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ये दो डिजीज कंडीशन है जो हमारे कार्डियक सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों डिजीज कंडीशनों में अंतर क्या है? दोनों के अंदर इस्चीमिया होता है, दोनों के अंदर हाइपोक्सिया होता है, दोनों के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, और दोनों के अंदर हमारे जो मायोकार्डियल लेयर के जो टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। एंजाइना में ओनली पेन होता है, इट इज द स्टार्टिंग। मायोकार्डियल इंफॉक्शन में अटैक आता है, मींस कार्डियक फंक्शन विल डिस्ट्रॉय। समझ में आई बेटा? कार्डियक फंक्शन विल डिस्ट्रॉय। तो अब क्या करना है कि कार्डियक फंक्शन, अब हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? उसमें शॉर्ट टर्म गोल होगा जस्ट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन। एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दी सबलिंगुअली, जीभ के नीचे रख के, और उसका दर्द रिलीव हो जाए, ये होगा हमारा शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? कि दोबारा वो दर्द से ना हो, मींस हम पेशेंट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो भी फिजिशियन, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। यदि कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, या कहीं थ्रोम्बस फॉर्म है, या कहीं एम्बोलस फॉर्म आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसे झुकना ना पड़े, या कोई दोबारा प्रॉब्लम ना हो, इस प्रॉब्लम को रिपीट ना हो। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो गोल समझ में आए? आपको किसी भी डिजीज कंडीशन के बेटा सिम्टम्स फाइंड आउट करने, जैसे आप कोई भी डिजीज कंडीशन ले लो, ये गोल समझ में आए? हमारा पहला क्या पॉइंट हुआ बेटा? पहला असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरा जो हमारा हुआ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस एबीसी की प्रायोरिटी के बेस पर बनाए जाते हैं। ए मींस एयरवे, बी मींस ब्रीदिंग, सी मींस सर्कुलेशन। ठीक है बेटी, समझ में आया? सर्कुलेशन के बाद में अब हम बनाते हैं बेटा गोल। गोल बेटा दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जब आपसे कोई नर्सिंग केयर प्लान पूछे तो ये ऐसे लिखना है। कई लोग कॉलम बना के लिखते हैं, मैं समझाऊंगा आपको, पहले इसको हम स्टेप्स को समझ लें। जब नेक्स्ट क्या चीज आएगी बेटा? प्लानिंग। नेक्स्ट जो चीज आती है इसके अंदर, वो क्या चीज आती है बेटा? प्लानिंग। नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज आती है बेटा, वो आती है प्लानिंग। प्लानिंग मींस हम ब्रीदिंग डिफिकल्टी के पेशेंट के लिए क्या प्लान कर सकते। माइंड में प्लान तो होना चाहिए। तो प्लान मींस कर सकते हैं, सकते मींस वी कैन लाइक फर्स्ट वी विल असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। प्लानिंग में लिखेंगे वी विल असेस, मींस इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू असेस, ऐसे लिखेंगे। और इंप्लीमेंटेशन में क्या लिखेंगे? असेस्ड, मींस इंप्लीमेंट में मींस असेस कर चुके हैं। शब्द का फर्क है दोस्त। वी विल असेस मींस हम प्लानिंग में असेस करने जा रहे हैं। इंप्लीमेंट नहीं बेटा, प्लानिंग, अरे पहले हमारे मरीज को ये प्रॉब्लम है, हम प्लान बनाएंगे, उस प्लान के हिसाब से तो हम इंप्लीमेंट करेंगे। कई बार ये हो जाता है बेटा, ओटी के अंदर कोई पेशेंट लगना है, अब हमें पता है कि हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट आना है, या टीकेआर आना है, या टीएचआर आना है, तो अब उसके लिए हमें पहले प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, कि कैसे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या चीजें क्या। अब पेशेंट के हमारी कोई डिजीज कंडीशन है,
उस डिजीज कंडीशन का हमने डायग्नोसिस बनाया। तो डायग्नोसिस बनाने के बाद हमें प्लान बनाना है कि हमें कैसे कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज के बेस पर हम देंगे। प्लान ही नहीं बनेगा तो इंप्लीमेंट कैसे कर देंगे? आपका नर्सिंग करने का प्लान बना, आपने एडमिशन लिया, आपने पढ़ाई की, अब यदि आपका प्लान ही नहीं बनता तो कर कैसे लेते हैं आप? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। जब प्लान होगा जब इंप्लीमेंट होगा। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले बेटा मैंने बताया ना, शब्दों का फर्क है। वी विल असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट लिखेंगे प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के बाद जो इंप्लीमेंट आएगा, इंप्लीमेंट में लिखेंगे असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले जो हम एक वो पढ़ लेते हैं कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है बेटा, इस नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या हुआ? ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, प्लानिंग करने का क्या मतलब होता है? कई लोग ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली, गिव डेरिफाइलिन, गिव थियोफाइलिन। डायरेक्टली यू डोंट गो ऑन द मेडिसिन। एज ए नर्स, फर्स्ट वी हैव टू कम ऑन द केयर ऑफ द पेशेंट। जैसे प्लानिंग में करेंगे हम, वी विल असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ द पेशेंट। दूसरा उसका करेंगे वी विल शब्दों का मतलब समझना दोस्त। वी विल चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, वी विल चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। अब यदि आपको और अच्छा कॉपी में दिखाना है कि आपका एग्जामिनर का मन खुश हो जाए, तो वाइटल साइंस के आप ब्रैकेट में बना के आप लिख सकते हो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। इससे होगा क्या? एग्जामिनर को भी पता है यार वाइटल साइंस क्या होती है, आपको भी पता है। लेकिन जब बात खेल किसका है? रिप्रेजेंटेशन का। खेल रिप्रेजेंटेशन का है ना। एक गलत थाली में, बेकार थाली में मैं आपको खाना ऐसे परोस दूं कि सब्जी रोटी के ऊपर, रोटी सब्जी के ऊपर, पानी रोटी के ऊपर, तो कैसे मजा आएगा। लेकिन वही वो खाना और वो सारी चीजें अच्छी बाउल्स और अच्छी प्लेट्स के अंदर अट्रैक्टिव वे में सजा हुआ हो, तो फिर उसको विलायती खाना बन जाएगा वो, है ना। दाल तो घर में भी बनती है, 5 स्टार में भी बनती है, बस सर्व करने के तरीके में तो फर्क है। दाल तो वही होती है, उसी पेड़ से आती है, वही अरहर की दाल सब जगह बनती है, बस सर्व करने का। तो एज ए स्टूडेंट ये हमारी आर्ट है कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें कि हमारा एग्जामिनर हमसे ज्यादा खुश और अच्छे मार्क्स दे। तो पहला हमने पेशेंट की कंडीशन है, वी विल प्लानिंग चल रही है अभी, तो हम वी विल असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वी विल चेक द वाइटल साइंस, वी विल बी प्रोवाइड द फाउलर पोजीशन ऑफ द पेशेंट। मींस 90 डिग्री के एंगल पे हम उसे पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। मींस हमारा पेशेंट यदि ऐसे है, फ्लैट लेटा हुआ है, वो पेशेंट ऐसे हो जाएगा। इस कंडीशन को हम फाउलर पोजीशन बोलते हैं, जिसके अंदर उसके लंग्स के जो नीचे डायफ्राम होता है वो एक्सपेंड हो जाएगा। अरे बेटा, हमारे 2 लंग्स पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट। इस लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है। जब फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा और लंग्स में टाइडर मींस एयर लेने की पावर ज्यादा हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन समेट पाएगा। तो थर्ड फाउलर पोजीशन प्रोवाइड। नेक्स्ट, अब ब्रीदिंग डिफिकल्टी यदि उसे म्यूकस हो रहा है, हम स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। भाप को हम बोलते हैं स्टीम इनहेलेशन कैन बी गिवन टू द पेशेंट। नेक्स्ट, स्टीम इनहेलेशन के बाद यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, ज्यादा चीज है आपको, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो बेटा नेबुलाइजेशन कैन बी गिवन। नेबुलाइजेशन क्या है बेटा? एक टेक्निक है। नेबुलाइजेशन आपको पता क्या है? नेबुलाइजेशन एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के अंदर नेबुलाइजर मशीन के अंदर हमारे जो मेडिकेशन है, जैसे मेडिकेशन एस्टेलिन की रेप्सूल आते हैं, ब्यूटकॉर्ड के रेप्सूल आते हैं, इन रेप्सूल्स को डाल देते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ और उसको हम ऑन कर देते हैं, जिससे कि वो भाप बन के उसके मुंह में जाती है। इसको बोलते हैं नेबुलाइजेशन कैन बी गिवन। हमें छोटे लेवल से नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। हमने पेशेंट कंडीशन असेस की, वाइटल साइंस मॉनिटर करे, स्टीम इनहेलेशन दिया, हमने नेबुलाइजेशन किया, पेशेंट का पोजीशन दे दी, डाइवर्जनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। डाइवर्जनल मींस
माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वी विल मेंटेन आईपीआर विद द पेशेंट। आईपीआर मींस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है यदि हम हमारे पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता सकता है, शेयर करेगा। ये हुआ आईपीआर। उसके बाद वी विल प्रोवाइड सॉफ्ट डाइट टू द पेशेंट। पेशेंट जितने भी उनको सॉफ्ट डाइट, आप ये लिख सकते हो वी विल गिव द सॉफ्ट प्लेटेबल डाइजेस्टेबल हाई फाइबर रिच डाइट कैन बी गिवन, हाई कैलोरी डाइट कैन बी गिवन। अब देखो इसमें कोई शब्द रहा, टेस्टी, हाई कैलोरी, हाई फाइबर, इजिली डाइजेस्टेबल फूड कैन बी गिवन, जो एक मरीज को चाहिए। उसके बाद पेशेंट को यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी में यदि उसे कफ आ रहा है तो आप एक उसे स्पूटम कप दे देंगे जिसके अंदर वो थूक सकता है। यदि उसके अंदर नाक में मुंह में यदि कोई वो भरा हुआ है, कोई सीक्रेशंस भरे हुए, तो आप उसे सक्शन कर देंगे। वी विल, अभी प्लान बना रहे हैं हम, प्लानिंग के अंदर। उसके बाद में प्लानिंग ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स कैन बी गिवन। ये लास्ट में लिखना है मेडिकेशन। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स मींस जो ड्रग्स हमारी ब्रोंकस को डायलेट कर देंगी। ब्रोंकस को डायलेट करने का मतलब सांसें हम गहरी गहरी ले सकेंगे, इसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स। एग्जाम्पल कौन से होते हैं? एस्टेलिन, ब्यूटकोट, मिस्टोजन, माइकॉल, जेंथॉल, थियोफाइलिन, एपीफाइलिन, डेरिफाइलिन। ये सारे मैं लिखवा दूंगा इन चीजों को आपको, बाकी के मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप कॉपी कर लेना। लेकिन जो अब जो मेन कंटेंट वो है इसको समझने का, इसको समझ लो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारी वीकनेस खत्म हो जाएगी पूरे नर्सिंग कोर्स के दौरान। ये सारे ब्रोंकोडायलेटर्स, अब बोलोगे ब्रोंकोडायलेटर्स की डोजेस, जो फिजिशियन डोजेस प्रेस्क्राइब करेगा उतनी ही डोजेस उसी तरीके से हमें पेशेंट को दे देनी है। ये हमारा प्लानिंग हुआ। इस प्लानिंग के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप जो आती है बेटा, वो आती है इंप्लीमेंटेशन। वो क्या आती है बेटा नेक्स्ट स्टेप? इंप्लीमेंटेशन। इस इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग के अंदर वी विल इन फ्यूचर इंप्लीमेंट मीन्स बी असेस्ड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मीन्स हम पेशेंट की कंडीशन को असेस कर चुके हैं। बी चेक्ड, वी विल चेक नहीं, वी विल चेक आता आपके प्लानिंग में, इसमें आएगा बी चेक्ड वाइटल साइंस, बी हैव गिवन फाउलर पोजीशन टू पेशेंट, बी हैव गिवन स्टीम इनहेलेशन, बी हैव गिवन nebulization, we have given light food, excessive fluid diet, easily digestible, palatable, चबाने योग्य, खाने योग्य, सुंदर भोजन, हाई फाइब्रस, जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो, ऐसा खाना हम उस मरीज को दे चुके हैं। ठीक है बेटा। जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, एपीफाइलिन, जेंथोल, मेंथोल, एस्टेलिन, ब्यूटकोट, मिस्टोजन, ये सब लोग हम दे चुके हैं। तो हमने जो प्लानिंग किया था बेटा उसको हम इंप्लीमेंट कर चुके। समझ में आया? आया बहन जी? समझ में मजा आ रहा है? ये आया हमारा इंप्लीमेंटेशन में। अब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये ध्यान रखना बस। ठीक है बेटे। और सब्सक्राइब ही नहीं करना तुम, फटाफट सब्सक्राइब करके छोड़ दो। अरे भाई पढ़ लेना, जो कि तुम्हारा बेनिफिट हो जाए, इस टॉपिक को पढ़ लेना। इस टॉपिक को यदि तुम 3-4 बार सुन लोगे तो तुम्हारे माइंड में कम से कम यार ये चीजें तो याद हो जाएंगी कि भाई सर ने क्या क्या बोला था। तुम फालतू के रील घुमाओगे, उस रील में मजा नहीं आएगा, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है। इसको तुम 10 बार सुनना, तुम्हें 10 बार भी तुम्हारे टॉपिक और माइंड के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और पता पड़े तुम में से बीएससी एमएससी को जीएनएम करने के बाद कोई टीचर पढ़े तो बड़े मजे से पढ़ाएगा, जैसे मेरे को मजा आ रहा ना, बिना किताब सब कुछ लगे पड़े हम लोग। ये इंप्लीमेंटेशन आया बेटी। इंप्लीमेंटेशन के बाद आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इवेल्युएशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस।
अब यदि हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज ए नर्स, यदि हमने वहां काम किया है और अच्छा काम किया है और पेशेंट के बेनिफिशियल हमने उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है, तो वो पेशेंट का इवेल्युएशन जब हम करेंगे तो पेशेंट की कंडीशन ठीक होगी। अरे भाई, यदि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और आपने ये सारे मेजर्स यूज किए तो पेशेंट को कहीं ना कहीं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी दूर हुई होगी, तो इवेल्युएशन हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। तुम ये मत कर देना द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, ये नहीं लिखना, क्योंकि आपने जो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो नर्सिंग मैनेजमेंट किया है, जो नर्सिंग ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड करा है, जो नर्सिंग सर्विस आपने प्रोवाइड किया, उससे पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए। तो इवेल्युएशन शुड बी पॉजिटिव इन योर वर्ड्स, अंडरस्टूड। तो इवेल्युएशन क्या लिखेंगे आप? आफ्टर द केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट, नाउ पेशेंट is having, now patient is not having breathing difficulty, patient is having breathing difficulty and patient feel relax। अब समझ में आया मेरे बच्चे? and patient feel relax, ये चीज समझ में आई? आप लोगों में से यदि किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो इधर उधर हो सकते हो, समझ सकते हो। अपना मेन मोटो जो है बेटा वो इस टॉपिक को समझना है। यार दोस्त, इस टॉपिक को समझ लोगे तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई रॉबिन? अब हम इवेल्युएशन की बात हुई तो बेटा अब नर्सिंग प्रोसेस के बारे में यदि हम ब्रीफली आइडिया हम बनाए तो सबसे पहले क्या आता है? असेसमेंट। असेसमेंट के बाद असेसमेंट में आते हैं सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद गोल, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बेटा कई बार ये होता है कि नर्सिंग प्रोसेस पूछे तो आपको ये चीज लिखनी है और नर्सिंग केयर प्लान पूछे तो भी यही लिखना है बेटा, तो भी यही लिखना है। और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछे तो भी ये लिख सकते हो, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट यदि वो पूछता है तो हमें थ्योरेटिकल ऐसे टाइप में लिखना होता है, गिवन दिस केयर दिस केयर दिस केयर, ये नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखा जाता है लाइन टू लाइन। लेकिन नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग केयर प्लान या राइट टू मेक ए एनसीपी लिखा होता है, कई बार एनसीपी मींस नर्सिंग केयर प्लान। तो उसमें क्या करते हैं कई लोग, कैसे बनाते हैं सुनो, कई लोग ऐसे बनाते हैं, ये आपकी लाइनें खींच दी, इस लाइन खींचने में पहले जो कॉलम बनाया वो बनाया सीरियल नंबर, दूसरा बनाया असेसमेंट, इस असेसमेंट के अंदर ये हेडिंग लिख दिया, पहला लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा के अंदर जो लिखेगा वो ये, और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव डाटा में जो मरीज जो फील करेंगे वो यहां लिखेंगे, समझ में आ रहा गुरु? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, सेकंड जो चीज आएगी वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी। नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे लिख सकते हो, पेशेंट ने जो भी किया, एंजाइना रिलेटेड टू इस, वो क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ये तुमने पहला बना लिया। बेटा कैसे बनते वो समझ लो यार, कैसे सीरियल बनाते, कैसे एनसीपी लिखते हैं, कैसे नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं। ऐसे बनाओगे ना बड़े अट्रैक्टिव वे में मिलेंगे और नंबर भी अच्छे मिलेंगे और तुम पास हो जाओगे, तो मुझे भी खुशी होगी। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो पास हो जाओ, वरना भैया दम तो हर दुनिया में हर कोई देने के लिए बैठा है। क्या ना, खुशी खरीदने से मिल जाए तो खरीद लेना चाहिए, वरना हर चौराहे पे गम तो बिकता रहता है या फ्री में भी देने वाले बैठे रहते हैं। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में बेटा हमारे आता है गोल। गोल बेटा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ये गोल लिखेंगे, ये गोल लिखेंगे। इस गोल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगी वो लिखेंगे प्लानिंग, प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो लिखेंगे इंप्लीमेंटेशन, और जो नेक्स्ट स्टेप आएगी बेटा वो लिखेंगे हम इवैल्यूएशन। अरे वेरी गुड, जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो लिखेंगे हम इवैल्यूएशन। चीज समझ में आई बेटा? अब
पहले डायग्नोसिस, बेटे मेरी बात सुन, कम से कम 4 से 5 डायग्नोसिस को मिलन, कम से कम 4 से 5 डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है यदि आपकी एग्जाम में पूछा जाए नर्सिंग केयर प्लान, तो 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा पहला हो गया, आपने नीचे लाइन खींच दी, प्लानिंग के अंदर लिख देना है, असेस द कंडीशन पेशेंट, चेक द वाइटल साइंस, मॉनिटर द बीपी, प्रोवाइड फ्लूइड डाइट, यदि डायरिया हो रहा है जैसे। अब हमारा दूसरा डायग्नोसिस समझ में आ रहा है शनो? ध्यान लगाना, कल क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में कहो सर आया नहीं, पूछ लेना, दोबारा समझा लेना, समझते रहो बस। दूसरा, अब जैसे बेटा अब हम दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। जैसे बेटी कोई मरीज आया डायरिया का हमारे पास, मरीज का हमने असेसमेंट करा, वो ही सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। बेटी सुनो एक मिनट, ये देख लो 5 कैसे बनाओगे, या लाइन खींच रही, आपका पहले का ये पूरा हो गया, दूसरा ये 2-3 पन्नों में पूरा होगा नर्सिंग केयर प्लान, लेकिन बनाना ऐसे कैसे ही है तो एट्रैक्टिव बनेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, एग्जामिनर को भी पता पड़ जाएगा भाई बच्चे को सारे कॉलम्स आते हैं, बच्चे को सारा ट्रीटमेंट आता है। अब ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी पूछ रहा है तो यार फाउलर पोजीशन तो वहां होनी चाहिए, स्टीम इनहेलेशन तो वहां होनी चाहिए, नेबुलाइजेशन वहां होना चाहिए, कफ के लिए स्पूटम कफ तो वहां होना चाहिए। ये ना हो कि पता पड़े ब्रीदिंग डिफिकल्टी की तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम कह रहे हो गिवन नाइट्रोग्लिसरीन, और ना डायरेक्ट कभी मेडिकेशन लिखना है। या अब जैसे हमारा ये पहला ही हो गया, सब्जेक्टिव डाटा में मरीज ने कहा मुझे साहब 3-4 बार तो स्टूल आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, पेशेंट स्टूल पास 4 to 5 टाइम्स। ऑब्जेक्टिव डाटा हमने क्या फील किया, पेशेंट फील डिस्कंफर्ट, जो एब्डोमेन पेन या एब्डोमेन क्रैम्प भी हो सकता है, स्किन डिहाइड्रेटेड हो गई। अब डिहाइड्रेटेड स्किन कैसे होगी, ड्राई स्किन को डिहाइड्रेटेड स्किन बोलते हैं। और बच्चा जो छोटा होता है ना बेटा, जिसके ऊपर यहां इंटीरियर फंटेनला होता है, यहां जो खुला रहता है, वो ड्राई हो जाता है यदि डिहाइड्रेशन होता है। तो वाटर इज द वेरी गुड सोर्स टू मेंटेन योर बॉडी एंड मेंटेन योर फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होगा तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा है बेटा? दूसरा लिखा, ऑब्जेक्टिव डाटा लिख दिया। अब हमने यहां डायग्नोसिस बनाया बेटा, क्या, डायरिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अब भाई इसको लग गए 10, इसका शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा। शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम डायरिया। किसी पर्सन को, तुम्हें दस्त लग गए रॉबिन रात को, तो पापा जी गोली लाएंगे तो सबसे पहले ये होगा ना कि अभी तो रुक जाए। तो टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम डायरिया इज योर शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा बेटा, डायरिया शुड नॉट कम अगेन, या कोई बैक्टीरियोलॉजिकल या कोई वायरल इंफेक्शन है तो दैट कैन बी ट्रीटेड। ये लॉन्ग टर्म गोल होगा हमारा। उसके बाद प्लानिंग। अब हम क्या प्लान करेंगे डायरिया के पेशेंट को, प्लानिंग चल रहा है तो वी विल मींस फ्यूचर टेंस में बात करेंगे हम लोग। वी विल असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, वी विल चेक द वाइटल साइंस, वी विल सी द डिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन, या वी विल सी द टर्गर या टोनिसिटी ऑफ स्किन। We can give excessive fluid diet. We will give juice and fruits for the patient. We will give high fibers diet. We will not give any laxative. If patient is more dehydrated, then we will give fluid diet through the intravenous fluid. That can be dextrose and normal saline and ringer lactate RL. It is based on the condition of the patient. ये समझ में आई बेटा, ये चीज समझ में। ज्यादा इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा, बहुत इजी वे में थोड़े थोड़े उसमें बोल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोई भी चीज समझ में नहीं आए थोड़ा सा रिवीजन मारना, रिपीट मारना, समझ में आ जाएगी। और नीचे कमेंट्स लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ जाएगी। और बाकी जो तुम स्टूडेंट मेरे यहां पढ़ रहे हो, आपको तो समझ में मैं बता ही दूंगा। ये क्लास के बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बीच में भी पूछ सकते हो यार, हमें आना चाहिए। मेन मोटो ये
ठीक है बेटा, ये नहीं है कि गुरुजी हीरो बन गए, हीरो नहीं बनना। मेन मोटो ये कि हमें नर्सिंग प्रोसेस समझ में आना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम 1 घंटे यहां इस कारण बैठे कि यदि इस घंटे को हमें यूटिलाइज करना है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, यहां हम वी विल, वहां क्या करेंगे, वी कैन गिवन, बी गिवन, गिवन फ्लूइड डाइट, गिवन फ्रूट जूस, गिवन विटामिन सी टैबलेट, गिवन बेड केयर, बैक केयर, गिवन नाइस बेड, गिवन डाइवर्सनल थेरेपी, गिवन नाइस टेलीविजन, गिवन नाइस एनवायरमेंट, गिवन गुड क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। लेकिन मेन बात क्या है कि डायरिया से जो रिलेटेड क्या है बेटा, डायरिया से रिलेटेड फ्लूइड डाइट मेंटेन होनी चाहिए, जिंक की टैबलेट वहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये कम से कम मौजूद होना चाहिए। We will collect the sample on the physician order and we will send it। स्टूल का सैंपल लेंगे और भेज देंगे। बाकी का तो हमें पता है स्टूल का सैंपल कैसे लेते हैं, पूरा स्टूल करवा लेंगे, उसके बीच में से एक चम्मच से रख के बर्तन में भेज देंगे, डब्बी में, बर्तन में नहीं डब्बी में, स्टूल को चेक करने के लिए। अब उसमें आ जाएगा चेक में कि भाई आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन आ रही है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, या कुछ अलग तरीके से फूड डिसेंट्री हुई है, या कुछ और प्रॉब्लम है। और यदि स्टूल के अंदर ब्लड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेना। ये नहीं पता तुम लोगों को, ब्लड इन स्टूल इज कॉल्ड एज मेलेना। ये चीज समझ में, ये इंप्लीमेंट हुआ। इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, पेशेंट इज नाउ फील रिलैक्स, ही इज नॉट गोइंग मोर टाइम ऑफ फूड डायरिया। अब ऐसे ये दूसरा हो गया, ऐसे हम तीसरा बनाएंगे, ऐसे चौथा बनाएंगे। अब 3 के बाद, अब सुनो भाई, हर एक स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होता कि मैं तो बना दूंगा 20। कई ऐसे बच्चे भी होंगे 2-3 के बाद याद नहीं आए, तो भैया 3-4 तो ऐसे याद कर लो। फियर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, हर डिजीज में डर लगता है मरीज को। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ये 3 तो ऐसे याद कर लो जिनको तुम हर जगह लगा सको। और बाकी जो नर्सिंग डायग्नोसिस है आपको डिजीज कंडीशन की बेस पर बनाने, जिससे कि आप उसे याद कर सको। तो ये डिजीज कंडीशन के बेस पर हमारे आप नर्सिंग प्रोसेस को बनाएंगे, जिसमें हम प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना देंगे, जिससे कि हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये नर्सिंग प्रोसेस की सारी स्टेप्स होती है। आप ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे कंटिन्यू जुड़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, लगे रहिए। चैनल का नाम है वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अखिलेश। आप दोस्तों को बताइए, हम और लेटेस्ट वीडियोस के साथ आते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और कोई टॉपिक ऐसा है कि आप चाहते हो कि वो मैं एक्सप्लेन करूं मेरे लेवल से, तो मैं 100% एक्सप्लेन करूंगा। आपको ऐसा नहीं है कि कंटेंट दुनिया में अच्छा मिले बुरा मिले, कंटेंट दुनिया में और भी बढ़िया हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड कर सकूं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।